तो क्या बीजेपी वन नेशन और वन इलेक्शन लाने जा रही है? इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी ने बहुत सारी चीजें इंक्लूड की, जैसे कि राम मंदिर बनवाना, आर्टिकल 370 हटाना और वन नेशन वन इलेक्शन। इस मीडिया में इस मुद्दे पे काफी यूजलेस डिबेट हो चुकी है। लोगों को ये भी नहीं पता कि वन नेशन और वन इलेक्शन का मतलब क्या। कई पॉलिटिशियन जो इसको एक रेवोल्यूशनरी स्टेप बोल रहे हैं, जबकि कई लोग कह रहे हैं कि ये हमारी डेमोक्रेसी को बर्बाद। One nation, one election. Here in India, the rumor mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. The government of Prime Minister Narendra Modi has called for a special parliament session. तो आखिर क्या क्या है वन नेशन और वन इलेक्शन? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी मुद्दे को। क्या मतलब है वन नेशन वन इलेक्शन का? क्या होगा अगर हमारे देश में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो, और इसके क्या बेनिफिट्स और नुकसान हमारे देश और पॉलिटिकल पार्टीज को हो सकते हैं। एंड वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वन नेशन और वन इलेक्शन का सीधा सीधा मतलब है एक देश और एक कानून। 1 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई वन नेशन और वन इलेक्शन को समझने के लिए और एक पॉलिसी लाने के लिए कि क्या वो अगर वन नेशन और वन इलेक्शन को इंडिया में दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। जिस कमेटी के हेड नन अदर देन आर फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी और इस कमेटी में हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी भी हो। और उन्होंने बताया कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन रखा जाएगा, जिसमें बेसिकली मुद्दा होगा वन नेशन वन इलेक्शन का। हमारे लोअर हाउस में इस मुद्दे पे डिबेट्स हो, बहुत ही सारे मिनिस्टर्स ने इसको ओपनली बॉयकॉट कर दिया। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की 10 इलेक्शन? ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, जिसे कि लोकसभा इलेक्शन बोलते हैं, जिसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस होते हैं, जिसमें हर स्टेट का सीएम चुने जाते हैं। दोनों ही तरह के इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं। लेकिन हम देखें तो हर 6 महीने में इंडिया में किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं। उस इलेक्शन पे काफी सारी डिबेट्स होती है, बहुत सारे लोग बैठते हैं और जिससे पब्लिक का कोई लेना देना भी नहीं है। मतलब कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे हैं तो सिर्फ मेरा क्या लेना देना। ऐसे ही हर टाइम मीडिया बहुत सारा समय लगा देती है इन्हीं इलेक्शंस को कवर करने में। तो क्या हो कि पूरे देश के लोकसभा इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव या असेंबली यानी कि सारी स्टेट्स के इलेक्शन एक साथ हो। ये है वन नेशन और वन इलेक्शन। खैर एक ही दिन में ये सभी इलेक्शन करवाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग, क्योंकि इंडिया में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है और हर इंसान एक ही दिन वोट करे वो तो मुश्किल है ना। तो ऐसा ऑप्शन लगाया जा रहा है कि एक महीने में ये सभी इलेक्शन जो है वो हो जाए, अगर वन नेशन और वन इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पहली बार है, बट नो, ऐसा नहीं। वन नेशन और वन इलेक्शन पहली बार नहीं हो रही है। 1968 तक इंडिया में सभी इलेक्शन वन नेशन और वन इलेक्शन पॉलिसी पे ही होते थे। हमारे संविधान वो 1951 में इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद से ही हमारे जितने भी जनरल इलेक्शंस होते थे वो सभी वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी पे होते थे। पूरे लोकसभा के और हर स्टेट के इलेक्शन एक ही साथ होते थे। लेकिन कुछ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली बीच में ही डिसॉल्व हो गई अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करने से पहले ही। इसीलिए काफी डिस्बैलेंस आ गया और इलेक्शन कमीशन के लिए ये मुश्किल हो गया सभी स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा इलेक्शन एक साथ करवाना। इसलिए उसके बाद से लोकसभा इलेक्शन अपने अलग फिक्स टाइम पे होते थे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन अपने अपने टाइम पे होने लगते, क्योंकि उस समय में कुछ बड़ी स्टेट्स जैसे कि पंजाब, यूपी में कांग्रेस की सरकार गिर गई और वो अपना बहुमत साबित नहीं करवाए, जिस वजह से उनकी स्टेट असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो गई। और वहाँ पर उन्होंने बहुत स्मार्टली प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दी अपनी पावर को बनाए रखने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 के तहत किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है और उस टाइम पर भी यही हुआ। तो आपको ये बता दी कि वन नेशन और वन इलेक्शन कोई बहुत ही नई टर्म नहीं है इंडिया के लिए। हम 2 से ज़्यादा दशक तक वन नेशन और वन इलेक्शन की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप फिर से वन नेशन और वन इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसके लिए हमारी कंट्री को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आइए पहले उन्हें देखते हैं। सबसे पहला है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन से पहले किसी भी स्टेट में या फिर लोकसभा इलेक्शन के दौरान उससे पहले प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में या किसी भी स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन की डेट रिलीज होने से इलेक्शन होने तक और इलेक्शन का रिजल्ट आने तक उस बीच के ड्यूरेशन में किसी भी तरह की कोई भी नई पॉलिसी करंट रूलिंग गवर्नमेंट नहीं ला सकती। भले ही वो कोई रोड डेवलपमेंट पॉलिसी हो, कोई स्कीम्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉलिसी हो, वो कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, वो सरकार नहीं ला सकती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मानना है कि इस ड्यूरेशन के दौरान इलेक्शन डेट अनाउंस होने से इलेक्शन के रिजल्ट आने तक इस बीच के ड्यूरेशन में करंट रूलिंग गवर्नमेंट किसी तरह की फ्री बीज अपने ऑडियंस को ना दे जिससे वो लोगों का भरोसा और उनका वोट अट्रैक्ट कर सके। इसलिए उन्हें ऐसा रूल निकाला है जो कि एक तरह से सही हुई है, लेकिन इसके पीछे का एक मॉरल कॉज भी। बात करें अगर रिसेंट लोकसभा इलेक्शन की जो कि 2019 में हुए थे, 10 मार्च को लोकसभा इलेक्शन की डेट अनाउंस की गई और उसके बाद 23 मई को रिजल्ट अनाउंस। ये टाइम पूरे 2.5 मंथ्स का था और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 2.5 मंथ कोई गवर्नमेंट वही नहीं कर रही और उस गवर्नमेंट का लोगों पे कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। वही अगर बात करें किसी स्टेट इलेक्शन की तो इलेक्शन डेट अनाउंस होने से रिजल्ट आगे तक उस समय ड्यूरेशन रहता है 1.5 मंथ, यानी कि कुल मिलाकर 4 महीने तक गवर्नमेंट सस्पेंड रहते। किसी भी तरह की पॉलिसी स्कीम जो है वो नहीं अनाउंस की जा सकती। और लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा इलेक्शन के अलावा इंडिया में 28 स्टेट्स भी हैं, यानी कि हर स्टेट में इलेक्शन होते हैं और हर स्टेट में 1.5 मंथ्स का गैप दिखता है। तो ये ड्यूरेशन कितना लंबा है। तो सोचिए अगर वन नेशन एंड वन इलेक्शन जो है वो वापस आ जाता है तो ये सारा काम एक साथ ही होगा। इतने बड़े देश में, इतनी पॉपुलेटेड कंट्री में एक दिन में इलेक्शन करवाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन साल में 1.5 महीने का गैप लेके लोकसभा इलेक्शन भी हो गए और स्टेट लेजिस्लेटिव सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन हो, तो हम अपना कितना ज्यादा टाइम बचा सकते हैं और ये टाइम सरकार बाद में यूटिलाइज कर सकती है कोई पॉलिसी कुछ भी अनाउंस करने में। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लाने का। insane amount of money that is spent on the Lok Sabha as well as the state legislative assembly election। आप ये जानने के शॉक हो जाएंगे कि 2019 लोकसभा इलेक्शन दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शंस थे। इंडिया के 2019 इलेक्शन में टोटल 60,000 करोड़ रुपीस स्पेंड हुए थे। So guys, can you imagine this insane amount of money that is being spent only on elections? ये तो सिर्फ लोकसभा इलेक्शन है, बाकी इंडिया की 28 स्टेट्स का क्या, वहाँ भी तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की इलेक्शन की, तो रिसेंट उत्तर प्रदेश की इलेक्शन में 5,500 करोड़ रुपीस स्पेंड हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन में 793 करोड़ रुपीस स्पेंड हुए और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में 190 करोड़ रुपीस स्पेंड। और ये तो मैं आपको सिर्फ 2-3 स्टेट्स का एग्जांपल दे रही हूँ। इंडिया में तो 28 स्टेट्स हैं जहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। तो सोचिए इंडिया की सभी स्टेट्स का मिलाकर कितना इलेक्शन एक्सपेंडिचर होगा। वेट, मैं बताती हूँ। 2014 के अकॉर्डिंग सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एक्सपेंडिचर था 30,000 करोड़, 60,000 करोड़ लोकसभा इलेक्शन का और 30,000 करोड़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। कैन यू इमेजिन दिस इंसेन अमाउंट ऑफ मनी जो कि स्पेंड हो रही है सिर्फ इलेक्शन कैंपेन्स में। और क्या हो अगर ये मनी यहाँ स्पेंड अप हो और किसी और जगह बेनिफिशियल जगह यूटिलाइज हो। वन नेशन एंड वन इलेक्शन इस सभी मंच को कंसोलिडेट करेगा। बस एक ही बार में इलेक्शंस होंगी और इस वजह से न ज्यादा इलेक्शन कैंपेन्स भी होंगी। इवन 2019 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुनील अरोड़ा ने ये इच्छा जताई थी कि इंडिया में वन नेशन एंड वन इलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सभी छोटी बड़ी पार्टीज, ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी को आपसी सहमति बनानी हो। इंडिया के मुताबिक ये बताना गया देखिए 1998 के लोकसभा इलेक्शन से लेके 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ऑलमोस्ट 6 गुना का हाइक देखा गया। और जबकि जितनी मनी इंडिया में स्पेंड होती है इलेक्शन कैंपेन्स को लेके उतनी तो यूएसए में भी नहीं होती। यूएसए ने भी अपने रिसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में $6.5 बिलियन स्पेंड किए। एक डेटा के मुताबिक 1% को वोट करने के लिए पूरे 700 रुपीज लगते हैं सरकार। और अगर ये सभी इलेक्शन स्टेट और लोकसभा के एक साथ होते हैं तो एक बार में 4500 का कॉस्ट लगेगा, विच इज वेरी लेस, मतलब बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो लोकसभा में स्पेंड हो रहा है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हर 6 महीने में होता है। तीसरा फायदा है इलेक्शन ड्यूटीज। देखिए जब भी किसी देश में इलेक्शन होता है, वो भले ही स्टेट में हो या कंट्री में हो,
बहुत सारे लोगों की ड्यूटीज लगती है, फ्रॉम सिविल सर्वेंट टू आर टीचर, हर कोई इलेक्शंस में ड्यूटी देता है। इवन सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स को भी ड्यूटी पे लगाया जाता है। पूछिए इन सभी का कितना समय इलेक्शन की ड्यूटीज में बर्बाद होता है। अगर ये सभी कंसोलिडेट कर दिया जाए और एक टाइम पे ही दोनों स्टेट और लोकसभा की इलेक्शंस हो, तो इन सभी का कितना टाइम बच जाएगा और ये इनकी जो एक्चुअल जॉब है सभी अपने काम पे फोकस कर सकते। ये कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो चीज फायदा देती है वही हमें नुकसान भी देती है। ठीक उसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के काफी सारे फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ रिस्पेक्टिव लिमिटेशंस भी हैं। तो आइए देखते हैं इस पॉलिसी की क्या कमियां हैं। सबसे पहली दिक्कत है प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया में हर 6 महीने में किसी न किसी स्टेट में तो इलेक्शन होते ही है। फॉर एग्जाम्पल अगले साल 2024 में लोकसभा इलेक्शन होंगे, उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो पिछले साल ही चुनाव खत्म हुआ, जबकि बिहार और दिल्ली में 2025 में चुनाव है। और कुछ बाकी स्टेट्स जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में 2027 में इलेक्शन है। तो इन सभी स्टेट्स के सीएम को अपना 5 साल का टेन्योर तो पूरा करना है ना। वन नेशन एंड वन इलेक्शन करवाने हैं तो सभी स्टेट्स के एक ही साथ इलेक्शन हो गए, तो उनका क्या जिनके टेन्योर अलग अलग साल में खत्म हो रहे हैं। और अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन सभी स्टेट्स के एक साथ करवाने के लिए क्या अब सभी चीफ मिनिस्टर के टेन्योर को एक्सटेंड किया जाएगा या फिर किसी के टेन्योर को डिक्रीज किया जाएगा ताकि ये सब एक साथ आ जाए। दिस इज अ होल हेक्टिक प्रोसेस। वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा लिमिटेशन तो यही है। और यही सारे मिनिस्टर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर पे सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो आप इस चीज का क्या करोगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83, 85, 172, 173 और आर्टिकल 356 ये सभी डील करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा से। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से इनको भी अमेंड किया जाएगा? फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। इसका एक और कंसर्न है लॉस ऑफ रीजनल पार्टीज। ऐसा हो सकता है कि जो रीजनल और छोटी मोटी पार्टीज हैं किसी स्टेट की, वो अपना फेम लॉस कर दे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें रीजनल पार्टीज का क्या लेना दे रहा हो। आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक इंडिपेंडेंट वोटर है तो आपकी स्टेट में और लोकसभा इलेक्शन में दोनों ही एक समय पे होंगे, तो जब आप वोट करने जाएंगे, आपने सेंटर में फॉर एग्जांपल वोट किया बीजेपी को, लेकिन आपने अपनी स्टेट में वोट करेंगे किसको? कांग्रेस को या फिर किसी रीजनल पार्टी को। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रीजनल पार्टी अगर उसमें उतरे लोकसभा इलेक्शन में, आप जब दोनों ही जगह वोट करेंगे तो आप ये प्रेफर करेंगे कि आप एक ही पार्टी को वोट करें। वरना आप सोचिए कि दो अलग अलग पार्टीज की आइडियोलॉजी को एक ही इंसान वोट नहीं करेगा। इंसान की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो एक एरिया में लोकसभा इलेक्शन हो या रीजनल इलेक्शन, दोनों में ही एक पार्टी को वोट करे। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो एक ही पार्टी को वोट करेगा, पर आप खुद ही सोचिए, हो सकता है कि वो किसी दूसरी पार्टी को भी वोट करे। और यही सिचुएशन इसका नेक्स्ट कंसर्न अराइज करता है वन नेशन वन इलेक्शन का, जो कि है वन पार्टी डोमिनियंस। ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट हो गया तो सिर्फ एक ही पार्टी डोमिनेट करेगी स्टेट में और सेनेटर में, जिससे कि लोग उसी पार्टी को वोट करेंगे और बाकी दूसरी पार्टी के जीतने के चांसेस कम हो सकते हैं। इसलिए ऑपोजिशन मेंबर बहुत ही ज्यादा खिलाफ है, लेकिन हमारी करंट गवर्नमेंट ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखा है और वो इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं। देखिए इसका एक और कंसर्न है, जो नेशनल इश्यूज है वो ज्यादा हाईलाइट होंगे, जबकि जो रीजनल इश्यूज है वो कम हाईलाइट होंगे। लोकल इशू पे कोई उतना ध्यान नहीं देगा और हर न्यूज चैनल सिर्फ नेशनल इश्यूज को ही कवर करता रहेगा। ये तो आज के मीडिया में भी यही हो रहा है। आज के मीडिया भी मैक्सिमम नेशनल इश्यूज ही कवर करते हैं। अब बड़े बड़े न्यूज चैनल्स देखो तो मैक्सिमम वैसे तो उसमें यूजलेस डिबेट्स ही होती है जो किसी को समझ नहीं आती है, इसलिए तो लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग न्यूज चैनल्स देखते हैं कि जितने भी एंकर्स हैं वो मैक्सिमम कुछ ही स्टेट, फॉर एग्जाम्पल यूपी, एक हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली हो गया, या फिर राजस्थान, वरना जम्मू कश्मीर के मुद्दे, ये घूम फिर के 4 ही स्टेट है जो कि हमें हर दिन न्यूज में सुनने को मिलती है। द एंटायर स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज स्टिल ओवरशैडोड। हमें नहीं पता लग रहा कि कर्नाटका, मैसूर और केरला जैसी छोटी मोटी स्टेट्स में क्या हो रहा है। हमें तो बस यही पता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का काफिला यहाँ से वहां जाएगा, अमित शाह विल वेंट फ्रॉम हियर टू देयर, और दिल्ली में ये हो रहा है, दिल्ली में वहाँ सब ऐसा रहेगा और दिल्ली में बारिश हो रही है। लेकिन हमें बाकी सारी स्टेट्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। और वन नेशन वन इलेक्शन आने की वजह से ये मुद्दे जो है वो और ज्यादा ओवरशैडो हो जाएंगे।
रीजनल मुद्दों को और कम इम्पोर्टेंस दी जाएगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना क्यों। आप मेरे ओपिनियन से कितनी सहमति रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और नेक्स्ट किस जियो पॉलिटिकल या हिस्ट्री एस्पेक्ट पे आप मेरे द्वारा वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे बताएं। साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।